हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक हो गया। अच्छा। बट डन। हाँ, ठीक है। अच्छा भाई, लास्ट मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एक, ऐसे ही है। लेकिन वो होमवर्क मुझे बहुत ही कम बच्चों ने सबमिट किया है मैंने देखा है। आ, काफी बच्चों ने वो होमवर्क सबमिट किया नहीं मुझे। इसको करना चाहिए था आप लोगों को। क्या कह सकते हैं। किया करो यार, साथ साथ काम। काम नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। हाँ, मैंने तो कहा था सेंड करना है मुझे। विद नेम सेंड करना है, मैंने बकायदा कहा था कि होमवर्क करके जो है वो मुझे आपने सेंड करना है विद योर नेम, कि भाई कौन है बच्चा, ताकि मुझे भी पता लगे। हाँ बेटा आपका आ गया, तो मैं कह रहा हूँ जिन जिन का आया उनको मैंने पता है कि मुझे होमवर्क मिल गया था। हाँ, मैं क्यूरी तो मैं बिल्कुल नहीं कर सका, क्योंकि आई वॉज बिजी ऑन द वीकेंड। मैं आउट ऑफ सिटी था, और ऐसी जगह पे था जहाँ पे सिग्नल था ही नहीं। ठीक है। तो बस इस वजह से मैं रिप्लाईज वगैरह नहीं कर सका हूँ। ठीक है। करूंगा इंशाल्लाह रिप्लाईज। ठीक है। तो मुझे पता है क्यूरी मेरी पेंडिंग उसमें है। इंशाल्लाह वो भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, बाकी जहाँ तक बात है होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर की, तो मैं वो फटाफट आप लोगों को यहाँ पे उसके सॉल्यूशन शायद मेरे पास हुए हुए हों। करता हूँ, अगर मेरे पास हुआ हुआ है ना सॉल्यूशन, मैं आपको वैसे ही यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है। मैं बकायदा आंसर तो नहीं लिखता होता अपने पास, लेकिन एक मिनट। कौन से सवाल थे बोला? क्वेश्चन नंबर था 16। क्वेश्चन नंबर 16 किधर है भाई? ये अल्लाह है। वो हाँ, मैं क्या के यहाँ पे हुआ हुआ है। चलो मैं तुम लोगों को वैसे सोल्यूशन बना देता हूँ भाई। फटाफट बना लेते हैं, तो कर लेते हैं। ठीक है। ये था। तो भाई सोल्यूशन पहले करने लगा। पार्ट 5। पार्ट 5 में उसने पूछा गया था मुझसे, अल्लाह भला करे, 48, नहीं अपर कोटा। अपर कोटा ने पूछा हुआ था। ठीक है। ठीक है। अपर कोटा की थी। देखो, सही है। शायद भाई पूछ रहे सवाल थोड़ी देर बाद पूछेगा, बल्कि अभी मुझे सोल्यूशन बनाने दे, तो फिर करते हैं इस पर बात। वैल्यू थी तो 76 और 81। 4% उठाया प्लस 0.75 इंटू 81 माइनस 76। 579.75 होगा। समझ लो। 6 में से क्या पूछा था? 48% आया है। 48 48 इंटू 12 क्या आएगा? 48 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 100। फटाफट फटाफट।
होमवर्क तुम लोगों ने किया हुआ है? 54 पॉइंट? नहीं नहीं, तो पूछ लो यार, वैल्यू कौन सी बनती थी। हाँ, आज जरा हल्की आएगी, वहां थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा तुम लोगों को। हल्का गुजारा। हाँ, थोड़ा सा गुजारा। मेरी हैंड्री जो है ना वो हो गई है खराब, वो काम नहीं कर रही। तो लैपटॉप के माइक पे गुजारा करते हैं। हाँ। वैल्यू, इस वैल्यू क्या थी हमारी? 1 2 3 4 5 6 52। तो कितने बात करें? तो अभी थी 0.4 -52। कितना आंसर आ गया? 4.4। ठीक है, ये डन। थर्ड डिसाइल और नाइन्थ डिसाइल आने इसके बाद। थ्री, 3 × 12 + 1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा 3.9 तो वैल्यू। थर्ड और फोर्थ के दरमियान। थर्ड वैल्यू क्या? 32। 32 + 0.9 इंटू 41 - 32। ऐसे ही। फोर्टी वन नहीं, 32 इक्वल टू 41 इंटू। हाँ भाई। नहीं नहीं, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है यार। अच्छा जी, इसका 11.6 ही था। नहीं नहीं, आवाज आ रही है भाई, आवाज का कोई मसला नहीं था मेरा जो है।
हाँ, नहीं, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। आ गया। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वाह, ठीक है, ओके। वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। टेंशन ना लिया करो, डाटा कहीं नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, हाँ। आज शायद मैं 9:30 तक या 9:15 तक खींच लूँ क्लास। अब ऐसे पता लेट शुरू हुई है तो थोड़ी लेट ही खत्म करेंगे, ठीक है? डन। अच्छा, ये था इसका। 11.6 ही आ रहा था ना, जल्दी बताओ D9 का फटाफट। D9 का 11.6 वैल्यू था। वो तो बता दो। 11.7 था, ओके। 11.7 वैल्यू। 91 प्लस 0.7 इंटू माइनस 91, तो 93.1। ठीक है। और नंबर 9 हमारे पास क्या था? अल्लाह भला करे। 59 परसेंटाइल। 59 था। 59 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 100। इसका क्या आया? 7.67। 7.67। 7 और 8 के दरमियान सातवीं वैल्यू क्या थी हमारे पास? अल्लाह भला करे। 1 2 3 4 5 6 3। 63 प्लस 0.6 7 इंटू 66 माइनस 63। तो क्या देखा? 55.1। क्या बात है। लो जी, अपने होमवर्क के आंसर चेक कर लो। कोई सवाल पूछने वाला तो एनी वन एनी क्वेश्चन। ये गानी ओके है? जिसकी। हाँ, जिसने कोई सवाल पूछ। जी, शायद भैया पूछे सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? तो क्वार्टाइल में अपर और लोअर है तो बाकी में क्यों? असल में क्वार्टाइल है ही थोड़े से। क्वार्टाइल है कितने ये भी तो देखो ना। क्वार्टाइल कितने हैं? 4 तो टोटल क्वार्टाइल होते हैं, जिसमें चौथा क्वार्टाइल तो कभी कैलकुलेट ही नहीं होता। ठीक है, लास्ट क्वार्टाइल या लास्ट डिसाइल या लास्ट परसेंटाइल कभी कैलकुलेट ही नहीं होते, क्योंकि वो लास्ट में ही होती है, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए कोई फार्मूला है ही नहीं। ठीक है। हाँ, टेस्ट 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 टेस्ट। अच्छा सवाल है, टेस्ट। वेनेसडे को कर लें टेस्ट। चलो, डन। वेनेसडे को तुम लोगों का चैप्टर नंबर 8 का टेस्ट होगा। कहानी खत्म। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? फ्रीक्वेंसी दे दी। प्रैक्टिस के पोर्टल पे ही मैं अपलोड करूंगा टेस्ट भाई। और वो टेस्ट हर चैप्टर के होंगे। पहले हर चैप्टर के टेस्ट होंगे, जो जो हम चैप्टर करते जाएंगे उस चैप्टर के हम टेस्ट किया करेंगे। और फिर बाद में मैं कुछ रिवीजन टेस्ट करूंगा, जिसमें काफी सारे चैप्टर मिक्स हुआ करेंगे और फिर एक मॉक होगा एंड पे। इस तरह से करना है। ठीक है। अच्छा, अभी खैर फिलहाल पढ़ने की तरफ आते हैं यार। पहले ही आज हमारा बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया हो गया हुआ है। ठीक है, तो हम पढ़ने की तरफ फोकस करेंगे और पढ़ाई की तरफ आते हैं वापस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 में भी उसने क्या कहा है? क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, यही चीजें कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन अब डाटा कौन सा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है। वैसे तो मैंने जब भी डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल जो भी फाइंड करना होता था, तो वो सबसे पहला काम क्या करते थे? डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। लेकिन यहाँ पे तो डाटा खुद ही अरेंज हुआ हुआ है, तो अरेंजमेंट का तो मसला खत्म हो गया। तो फिर क्या करें? फिर ऐसा करेंगे हम, जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा आएगा तो एक कॉलम बनाया करेंगे। किसका? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। किसका? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। और कौन सी वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी? लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर किसी ने ज्यादा डिटेल से पढ़ा हुआ है तो उसके लिए बता रहा हूँ। कौन सी? लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें क्या होता है? टॉप टू बॉटम
एडिशन होती है हर क्लास के बाद। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाए। तो पहला था 7, तो पहले के बाद टोटल कितना बना, 7 ही बना। ठीक है। 7 + 13 20, 20 + 22 42, 42 + 11 53, 53 + 6 59 और 59 + 5 64। तो ये मेरे किसका कॉलम बन गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन गया। लेकिन जब ये आएगा डाटा तो इसमें nth वैल्यू का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। nth पोजीशन फाइंड करते थे ना, पहला काम क्या करते थे, डाटा को सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे और फिर nth पोजीशन फाइंड की जाती थी। अब भी nth पोजीशन फाइंड की जाएगी, चाहे मीडियन हो, चाहे कोटाइल हो, चाहे डिसाइल हो, चाहे परसेंटाइल हो। लेकिन इस दफा nth पोजीशन का फॉर्मूला बदल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। अब जो nth पोजीशन मैंने फाइंड करनी है ना, इधर मैं लिखा हूँ थोड़ा। nth पोजीशन के लिए क्या करेंगे, nth पोजीशन जब भी मैंने कैलकुलेट करनी है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2। कोटाइल का क्या हो जाएगा, IN/4। हाँ, ऐसे वाले डाटा के लिए लगोगे बिल्कुल। मीडियन के लिए n/2, कोटाइल के लिए I × n + I n/4, और साइल के लिए IN/10, और परसेंटाइल के लिए IN/100। वो जो +1 वाला था ना चक्कर, वो +1 हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, हम बेसिकली जब ग्रुप डाटा आता है तो हम कंटिन्यूस डाटा का इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूस डाटा के लिए हमें इसको क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो जो एडजस्टमेंट होती है ना, वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो इसलिए फिर +1 वाला पार्ट इसमें अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक हो गई बात, कोई मसला? हाँ। तो बस ये याद रखना है कि जब हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मैं nth पोजीशन के लिए ये वाले फॉर्मूला जो है उनका इस्तेमाल किया करूंगा। अम, लिख लो इसको अपने पास। ठीक है। ओके। हाँ, अनग्रुप डाटा के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसके अंदर वही फार्मूला लगेगा, n+1 वाला ही लगेगा। मतलब लाइक अगर ये फ्रीक्वेंसी इस तरह से ना होती, क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज में गिवन ना होती, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 17 में है, तो फिर ना मतलब लाइक इस तरह से होती फ्रीक्वेंसी, रैप तो रैप। तो 3, 5, 9, 10, 12, फ्रीक्वेंसी होती 6, 8, 4, 3, 7। तो फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो कॉलम बनता। ठीक है ना, जैसे 6 है, 14, 18, 21 और 28। लेकिन जब nth पोजीशन का फार्मूला लगाते ना, तो nth पोजीशन वाला +1 वाला ही फार्मूला लगना था, अगर डाटा इस तरीके से होता है x का। ठीक है, फिर nth पोजीशन उसी तरह लगती। लेकिन अगर डाटा ग्रुप में है ना, तो फिर nth पोजीशन का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। उसकी रीजन मैंने क्या बताई है, मैंने पहले ही बता दी कि इसमें क्लास बाउंड्रीज का इस्तेमाल होता है। वो फिर डाटा एडजस्टेड होता है पहले ही, तो फिर वो +1 हम लगाते ही नहीं है। ठीक है। हाँ। लो जी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी तो बन गई हो, और बोले अनग्रुप फाइंड करो। नहीं, कर ही नहीं सकते ना, हो ही नहीं सकता फ्री। हाँ, अनग्रुप फाइंड करो तो वही पुराना था। हाँ, बिल्कुल 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 ठीक है। अनग्रुप डाटा होगा, यानी कि क्लास लिमिट्स या क्लास बाउंड्रीज में डाटा नहीं होगा पर फ्रीक्वेंसी उसके अंदर मौजूद होगी, तो वही +1 वाला ही लगाएंगे फिर nth पोजीशन के लिए। बिल्कुल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले उसने क्या काम था, मुझे लोअर क्वार्टाइल फाइंड कर दो। लोअर क्वार्टाइल से मुराद क्या था, Q1 फाइंड कर दो। तो हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कॉलम तो बना लिया है। अब तो nth पोजीशन फाइंड करनी है। तो nth पोजीशन का फॉर्मूला था
आई एन डिवाइडेड बाय 4। आई की वैल्यू होगी 1, और एन कितना होगा? एन होगा इसका टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल। टोटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, इन सबका टोटल कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 64। टोटल इसका कितना आ जाएगा? 64। रेंज पहले ही हुआ है ना, ये देखो ना, क्लास लिमिट्स पहले ही रेंज है इसकी। ये देखो, 10 से 19, 20 से 29, तो डाटा तो पहले ही रेंज हुआ हुआ है। इसको क्या रेंज करूं मैं? इसको तो रेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स की वैल्यूज को रेंज करना होता है ना। इधर एक्स की जगह क्लास लिमिट्स आ गई हैं, और अरेंज फॉर्म में ऑलरेडी। तो इसको क्या रेंज करूंगा मैं? इसको रेंज नहीं कर सकते। ओके, हो गई बात। ये क्या हुआ? अरे यार, तुम बुरा करते हैं। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाली हमने? वो मैं अभी बताता हूँ क्यों निकाली, उसके रीजन बताऊंगा। करते हैं सबर हसन भाई, थोड़ी देर हौसला करना है। थोड़ी देर सबर करना है, थोड़ी देर। मैं वही वाली बात है, सवाल जब मैं कहूंगा तब पूछने हैं। अभी वही वाली बात, उस दिन वाला फार्मूला लगाएंगे हम। जब मैं कहूंगा आपने सवाल तब पूछने हैं, अभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, अभी सिर्फ देखेंगे सुकून से कि हो क्या रहा है। डन। अच्छा जी। तो आई था 1, एन मेरे पास है टोटल फ्रीक्वेंसी, वो 64 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा 16। लेकिन 16th वैल्यू, अब 16th वैल्यू कैसे पता लगेगी? अब फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, देखो, फ्रीक्वेंसी होती है तादाद। तादाद यानी कि कितनी वैल्यूज है, तो पहली 7 वैल्यूज ऊपर है। पहली 7 वैल्यूज ऊपर वाले हिस्से में आ रही, कौन कौन सी वैल्यूज है मुझे नहीं पता, लेकिन फर्स्ट वैल्यू से लेकर 7th वैल्यू तक यहाँ पे चीजें मौजूद हैं। फिर आगे है 13th वैल्यूज, यानी कि 8th वैल्यू से लेकर 20th वैल्यू तक चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद है आगे 22 वैल्यूज, यानी कि 21st वैल्यू से लेके 42nd वैल्यू तक यहाँ पे चीजें मौजूद हैं। ठीक है। फिर है 11 वैल्यूज, तो 43rd वैल्यू से लेकर 53rd वैल्यू तक यहाँ पे चीजें मौजूद हैं। फिर आगे है 6, तो 54th वैल्यू से लेकर 59th वैल्यू तक यहाँ पे चीजें मौजूद हैं। और फिर 60th वैल्यू से 64th वैल्यू तक यहाँ पे चीजें मौजूद हैं। ठीक है ना? तो वैल्यू पोजीशन वाइज, ठीक है, तो उसने कहा 16th वैल्यू, 16th वैल्यू कहाँ फॉल करेगी? ठीक है ना? 16th वैल्यू कहाँ फॉल करेगी? तो हमने कहा जी 16th वैल्यू फॉल करेगी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में, देखते हैं। पहली 7 वैल्यूज में तो नहीं आएगी, तो ये तो कट हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे है आएगी। तो इस हमेशा याद क्या रखना है, वो याद क्या रखना है कि 16th वैल्यू को मुझे कौन से कॉलम में तलाश करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में तलाश करना। किसमें तलाश करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तलाश करना है। तो 16th वैल्यू को गए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तलाश कर लिया। ठीक है। तो वो मुझे मिलेगा, क्या फाइंड करा था मैं? लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1। तो Q1 मुझे मिलेगा इस क्लास के अंदर। Q1 मिलेगा मुझे इस क्लास के अंदर, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास की है ये। अब चाहे मैंने, क्या, दोबारा तो गौर से सुनना है, चाहे मैंने मीडियन फाइंड करना हो, चाहे मैंने फ्रैक्टाइल्स फाइंड करने हो, सबको कैलकुलेट करने का एक यूनिवर्सल फार्मूला बना रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है। एक यूनिवर्सल फार्मूला बनाऊंगा, आपने वही फार्मूला जो है हर एक के लिए इस्तेमाल करना है। चाहे आप मीडियन फाइंड करें, क्वार्टाइल करें, डिसाइल करें, या परसेंटाइल करें। ठीक है। एक यूनिवर्सल फार्मूला बनाने रहा हूं, दैट इज एल प्लस एच ओवर एफ इंटू nth वैल्यू माइनस सी। एल प्लस एच ओवर एफ इंटू nth वैल्यू माइनस सी। एल क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एल? इज लोअर क्लास बाउंड्री, सबसे जरूरी चीज है। क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ सिलेक्टेड क्लास एच ए हाइट ऑफ
सिलेक्टेड क्लास एफ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टेड क्लास सी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास टू सिलेक्टेड क्लास। तो ये फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला जो हमारी जगह क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे लाइक दिस। 16 वैल्यू मुझे कहाँ मिली थी, मैंने कहा जी 20 से 29 की रेंज में मिली थी, लेकिन ये तो क्लास लिमिट है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लास बाउंड्री में। तो 0.5 एक साइड से माइनस कर देंगे और एक साइड में ऐड कर देंगे। तो 19.5 से लेकर 29.5 तक इसकी क्लास बाउंड्री बन जाएगी। ठीक है ना, की बाउंड्री क्या बनेगी, 19.5 से लेकर 29.5 तक। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं यहाँ पे। 16th वैल्यू थी, इस क्लास में आती थी, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या बनी, 19.5। क्या बनी, 19.5। तो 19.5 प्लस हाइट इसकी कितनी है, हमने कहा जी इन दोनों का डिफरेंस बाउंड्रीज का, तो 29.5 मुझे हाइट इसकी 10, तो प्लस कितनी थी 13। बेटा ये फॉर्मूला मीडियन के लिए भी है, क्वार्टाइल के लिए भी है, परसेंटाइल के लिए भी है, ये सब के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बना दिया। हो सकता है आपने जिन टीचर से पढ़ा हो उन्होंने हर एक का अलग अलग फॉर्मूला आपको लिखवाया हो, ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं एक यूनिवर्सल फॉर्मूला करवाता हूँ जिसके अंदर ये सारे सवाल आपके कवर अप होते हैं। ठीक है, डन होगी बात, एनी क्वेश्चन। अच्छा, 16 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ना, ये 16, ये फॉर्मूला लगाया था हमने, ठीक है। आई इन, ये आई इंटू एन, एन था 64 डिवाइड बाई 4, तो ये आया था 16, जिसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तलाश भी किया था, ये। ठीक है, यहां से फिर आया, और इससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, वो 7 थी, तो -7 कर देंगे, तो बताओ क्या आंसर आया। जाओ कैलकुलेटर पर बताओ इसका आंसर क्या आया। 36.4। ओके, ये मैंने निकाला क्या है, लोअर क्वार्टाइल यानी कि Q1। फिर इसके बाद आते हैं D4 की तरफ। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने, D4। D4 के लिए मुझे पहले इसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी। उसके लिए फार्मूला क्या था, IN/10। आई कितना था, 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 64 डिवाइडेड बाय 10। तो 4 इंटू 64 डिवाइड बाय 10 कितना आया,
25.6। 25.6 वैल्यू, इस 25.6 वैल्यू को मैं कहाँ तलाश करूंगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तलाश करूंगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मुझे कहाँ मिलेगा? 25.6, यानी कि 20 के बाद मिलेगा। तो ये वाली रेंज में मुझे मिलेगा अपना D4, क्योंकि ये 20 के बाद आ रहा है। 20 के बाद वाली लाइन में 24 यहाँ पे मिला, तो मुझे सबसे पहले तो इसकी बाउंड्री बनानी पड़ेगी। बाउंड्री कितनी आएगी? 29.5 से लेकर 39.5 तक। ठीक है, फिर मैं इसका फार्मूला अप्लाई करूंगा। अब मैंने फार्मूला अप्लाई कर देना है। D4 विल बी इक्वल टू, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है 29.5, इसकी हाइट है 10, डिवाइडेड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी। हमने कहा जी इसकी फ्रीक्वेंसी है जी 22। 10 डिवाइडेड बाय 22 इंटू nth वैल्यू मैंने कैलकुलेट की हुई है 25.6, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, वो 20 बनेगी, तो -20। तो बताओ क्या आंसर आया? हाँ जी काके हो, क्या आंसर आया? पूरा 32? 75? या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उमर भाई, शाहिद भाई 13, क्या बात है तुम लोगों की, कसम से। थैंक यू। 32.04। डरा देते हो यार तुम लोग तो, खतरनाक लोग हो तुम लोग। अच्छा, पार्ट 3 में उसने क्या कहा? 95 परसेंटाइल, यानी कि P95, IN/100। तो 95 × 64 / 100, तो ये कितना आया? 60.8। ओके, इसको कहाँ तलाश करेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 60.8 कहाँ पे मिलेगा? 59 के बाद, तो इसका मतलब है P95 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, P95 यहाँ पे करेगा, तो इसकी लो बाउंड्रीज क्या बनेंगी? 59.5 से लेकर 69.5 तक। और इसकी फिर हम लगाएंगे, पता लगा देंगे। P95 = लोअर क्लास बाउंड्री कितनी निकाली थी हमने? 59.5, यस। ये आ जाएगी 59.5, प्लस हाइट इसकी थी 10, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी थी? इसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू एच वैल्यू 60.8, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास जो कि बनेगी 59, -59। जी, आंसर 1.8.6, 63.1, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, कोई मसला, कोई सवाल? आप किसी ने कोई ये 3 सवाल देख लिए हैं, इन 3 सवालों को देखने के बाद अगर आप किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। बट ठीक है, अगले 3 सवाल तुम लोगों के होमवर्क है। वही वाला काम करोगे तुम लोग, होमवर्क करोगे, होमवर्क करके मुझे ये सवाल सबमिट करोगे। ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए हाँ भाई तुम लोगों ने ठीक किया है कि नहीं किया।
बेटा अगले 3 पार्ट ना, 3 पार्ट मैंने कराए ना। क्वेश्चन 17 का चौथा पांचवा छठा, मीडियन फाइंड करना है, अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है, और 56th परसेंटाइल जो है वो फाइंड करनी है। हाँ, यानी कि क्वेश्चन 17 के बाकी पार्ट्स। नहीं तो तुम लोगों के पास ग्रुप में नहीं है? मैंने नोट्स भेजे तो थे ग्रुप में, कि नहीं भेजे अभी तक मैंने? ग्रुप में भेजा है यार मैंने। तो ग्रुप में से देख लेना, 17 का चौथा पांचवा छठा करना है बस। चलो। ए, लो जी। अगली बात हम करने लगे रिलेशनशिप। ऐसे श्याम भाई, अगर बाकियों को मिले हैं और आपको नहीं मिले तो कोई ना कोई तो चक्कर है। आपने डाउनलोड ही नहीं किए होंगे। डाउनलोड करने पड़ते हैं ना भाई। पीडीएफ तो मैंने सेंड किया हुआ है। अच्छा जी। रिलेशनशिप बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। एम जीएम और एचएम का रिलेशनशिप आपस में क्या है? कहता है अगर डाटा, इफ वैल्यूज आर सेम। ठीक है। वैल्यूज आर सेम से मुराद क्या है? वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, डाटा में सारी वैल्यूज है तो 5 ही है, सारी वैल्यूज है तो 6 ही है। तो फिर एम जीएम एचएम भी वही है उनका। एम का जवाब भी वही आएगा, जीएम का जवाब भी वही आएगा, और एचएम का जवाब भी वही आएगा। तो दो तीनों के जवाब में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर वैल्यू सेम नहीं है तो हमेशा याद रखना, एम का जवाब सबसे बड़ा होगा, जीएम का जवाब उससे छोटा होगा, और एचएम का जवाब सबसे छोटा होगा। ठीक है। इसको वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन 1 2 3 निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने किया था, जिसके अंदर हमने एम भी निकाला था, जीएम भी निकाला था, और एचएम भी निकाला था। ये देखो, एम का आंसर सबसे बड़ा, जीएम का सबसे छोटा, और एसएम का सबसे छोटा। इसी तरह इसके अंदर एएम का जवाब सबसे बड़ा, जीएम का जवाब उससे छोटा, और एचएम का जवाब सबसे छोटा। इसी तरह क्वेश्चन 3। हाँ वो ठीक है। ओके होगी बात। लेकिन सेम वैल्यू होने से क्या मुराद है? वो मुराद है भैया जी, लाइक फॉर एग्जाम्पल, सारी वैल्यूज है 5 5 5 5 और 5। सारी वैल्यूज 5 5 5 5 ही है। तो वो ठीक है। फिर एम भी वही, जीएम भी वही, एचएम भी वही। तो इसका जवाब सेम ही आएगा। ओके। बेटा ग्रुप डाटा हमेशा तब बनेगा जब डाटा अलग अलग होगा। ये होगी कहानी। क्या मतलब, मुझे बेटा समझ नहीं आई बात। ये आप क्वेश्चन शायद भाई दोबारा रिपीट करेंगे।
बेटा ग्रुप डाटा तो बनता ही तब है जब अलग अलग डाटा हो, वरना ग्रुप डाटा बनेगा ही नहीं कभी। ठीक है, हमेशा ये नॉन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड में ही आएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड हमेशा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड तब होगी जब अलग अलग होगा डाटा, तो सेम डाटा तो होगा ही नहीं कभी। ठीक है, जहां तक पढ़ा गया बेटा, कोई वो नहीं होता है। डिफ, तो डिफरेंस में तो बताया ना कि एम का जवाब सबसे बड़ा है और एचएम का जवाब, एम का सबसे बड़ा होगा, जीएम का उससे छोटा होगा और एचएम का सबसे छोटा होगा। एम, और उसको मैंने दिखाया भी क्वेश्चन 1 और 2 से। क्वेश्चन 1 और 2 हमने किया था ना, उसका सोल्यूशन खोल के देख लो। एम का जवाब तुम्हें सबसे बड़ा दिखाई देगा। हाँ, हर डाटा में एम का सबसे बड़ा जवाब होगा, जीएम का उससे छोटा होगा और एचएम का सबसे छोटा होगा, हमेशा। और अगर सवाल साइलेंट हो, साइलेंट आ गया सवाल, उसने पूछा, उसने सिर्फ ये पूछा, उसने कहा जी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम। अब पता ही नहीं है कि हमारे पास जो डाटा है वो चेंज होता है या नहीं होता, तो फिर हम क्या लिखेंगे? एम कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू जीएम, जीएम कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब हमें पता ही ना हो कि डाटा स्टैटिक है या वेरिएबल है, तो तब ये रिलेशनशिप हम डिफाइन करेंगे, कि हम कहेंगे भाई बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ओके ओके। लो जी, कोई मसला? लास्ट वाला कौन सा, क्या कहना चाह रहे हो? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आई सवाल की। साइलेंट सवाल ऐसे ही होगा, बस यही पूछा होगा, यही जुमला लिखा होगा। अब इसमें मुझे ये जुमला पढ़ के बता दो क्या है। ओके, साइलेंट का मतलब कोई डाटा ही नहीं है मेरे पास, विदाउट एनी डाटा सवाल पूछ रही है, रिलेशनशिप पूछ रही है, तो सवाल यही होगा ना, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम, जीएम एंड एचएम। अब बताओ ये कौन सा डाटा है? डाटा है ही नहीं। ठीक है, जब डाटा मौजूद नहीं होगा और फिर एम, जीएम, एचएम का सवाल पूछेगा, तो फिर ये आंसर देंगे हम। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब जरा प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको वो अंग्रेजी में भी, ये जुमला भी लिख सकता है अंग्रेजी में, जैसे कि ये लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ये सेम जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है, ये वाला। या फिर उसको वो इस तरह से एक्सप्रेस भी कर सकता है कि समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन इज ऑलवेज, ऑलवेज इक्वल टू जीरो। करते हैं बात, करेंट बॉक्स के। प्रॉपर्टीज मतलब कि एम के रूल्स क्या क्या है किस्म के। ठीक है, ये रूल्स फिक्स है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। अब पहला रूल क्या था? समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मीन्स एक डाटा ले लेते हैं हम वैसे ही जनरल। हमने लिया जी एक डाटा, मेरे पास एक्स की वैल्यूज क्या है? 10, 30, 40, 50 एंड 70। डेविएशन, अब डेविएशन का मतलब क्या होता है? फर्क, डेविएट, तो फर्क कर लेना। ठीक है, कितना फर्क आता है डेविएट, और किस तरह मूव करता है बेसिकली। ठीक है,
बेटा तो हमने कहा जी कि एक्स की वैल्यू थी। अब इसका एक मीन कैलकुलेट करके दो। मीन कौन सा? अरिथमेटिक। तो इसका मीन बताओ कितना आ रहा है? अरिथमेटिक मीन इसी डाटा का। सिंपली इन सबको ऐड करो और 5 में डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 वैल्यूज है ये। तो आप इसका मीन निकालो, कितना आ रहा है? 40। अब हर एक में से ना एक कॉलम बनाओ। एक्स का, एक्स के कॉलम में कौन सी वैल्यू थी? 10, 30, 40, 50 और 70। एक कॉलम किसका बनेगा? एक्स माइनस एक्स मीन का। एक्स माइनस एक्स मीन का कॉलम बनाओगे तो मीन कितना निकाला था? 40। तो 10 - 40 इज इक्वल टू -30। फिर 30 - 40 इज इक्वल टू -10। 40 - 40 इज इक्वल टू 0। 50 - 40 इज इक्वल टू 10। और 70 - 40 इज इक्वल टू 30। इन सब का टोटल करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा, जो मर्जी कर लो। तो समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जब आप हर वैल्यू ऑफ एक्स को उसके मीन से माइनस करोगे और बाद में उसका टोटल करोगे, तो हमेशा 0 के इक्वल ही आएगा। इसके अलावा कोई और टोटल नहीं आ सकता। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब वो सवाल किस तरह पूछ सकता है? एक तो इसी तरह पूछ सकता है, या एक और अंदाज क्या हो सकता है उसका सवाल पूछने का? वो एक दे दे वैल्यू मुझे। वो क्या भाई? ध्यान देना है इधर। समेशन ऑफ एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बताओ मीन कितना? बता सकते हो? हाँ जी, बताओ मीन कितना? हाँ भाई, मीन कितना? गुड। वेरी गुड। शायद भाई, वेरी गुड आयशा बेटा, वेरी गुड। इसका आंसर बनेगा 7। क्योंकि मीन की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 7 दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 7। क्योंकि प्रॉपर्टी क्या थी? एक्स में से एक्स मीन माइनस करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है ना? तो मीन इज इक्वल टू 7। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखूं x + 5 इज इक्वल टू 0, अब बताओ मीन कितना? वेरी गुड। नहीं, 5 नहीं, -5। वेरी गुड। -5 विल बी द आंसर। क्योंकि प्रॉपर्टी तो थी एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू 0। तो माइनस लगता तो वो प्लस में आंसर आता ना। क्योंकि मीन होता 7, तो x - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब इस दफा प्लस लगा हुआ है, तो साइन का फर्क है। तो आंसर में भी फिर साइन का फर्क ही आएगा। क्योंकि माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस होता, तो मीन -5 था, तो वो उधर जाके माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो वो +5 बना। जब मैं करूंगा x - x मीन इज इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है। इसलिए आंसर इसका क्या बनेगा? -5 बनेगा। ओके होगी कहानी? सर हमेशा माइनस के साथ आएगा मीन? नहीं, हमेशा तो नहीं आएगा ना, वो ऊपर देखना पड़ेगा। तो हमने एक दफा +7 लिखा है पिछले बार, ये देखो इसका जवाब +7 था। इसका जवाब +7 आया ना। इसका जवाब -5 आया, क्योंकि इसमें था x - 7 इज इक्वल टू 0। हमने कहा ठीक है, अब माइनस, अब जो मीन है वो +7 है इधर। यानी कि ऑपोजिट साइन एक किस्म का हुआ करेगा। अगर ऊपर माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। अगर आंसर ऊपर प्लस में है तो आंसर माइनस में आएगा। तो ऑपोजिट साइन आया करेगा हमेशा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। प्लस आएगा तो माइनस में, माइनस आएगा तो प्लस में।
अच्छा, एक और सवाल पूछते हैं। समीशन ऑफ एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब बताओ मीन क्या है? वेरी गुड। अब यहाँ पे लिखोगे मीन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। मीन डिटर्मिन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा ही नहीं है ऐसा जिससे मीन निकाला जा सके, क्योंकि ये इक्वल टू जीरो है ही नहीं। ये तो इक्वल टू 20 है। हमने कहा तो प्रॉपर्टी तो हमने इक्वल टू जीरो वाली पड़ी हुई है, तो उसमें मीन में बता सकता था क्या है। अब तो मैं मीन बता ही नहीं सकता। अब मीन नहीं बताया जा सकता। अब मीन के लिए इनकम्प्लीट डाटा है। मीन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे तो वो प्रॉपर्टी नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो मीन कैसे बताया जाएगा, नहीं बताया जा सकता। ओके। अच्छा, ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो है ना, बस ये ऐसे इट इज याद कर लेना। सम ऑफ डेविएशन, तो ये पूरी प्रॉपर्टी समराइज करके है। अरे अपलोड दिस लेक्चर पोर्टल बिफोर टुमारो क्लास आई कैन मिक्स विद यू। अच्छा बेटा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं होता अपलोड करना, ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में होता है। मैंने अपलोड करना ही नहीं होता। लेक्चर मैनेजमेंट अपलोड करती है। और नूर बेटा, आप अपना माइक बंद कर ले। थैंक यू। अच्छा, ये वाली जो है ना प्रॉपर्टी एज इट इज याद करनी है, इसकी एप्लीकेशन हमें सीखने की जरूरत नहीं है। वो क्या, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू मिनिमम। यानी कि समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमम। ये हमेशा मिनिमम होगा। को एज इट इज याद रखनी है, एज इट इज ही टेस्ट होगी पेपर में। इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी में कोई स्क्वायर नहीं, हाँ वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसका स्क्वायर लिया, यस। ठीक है, वो ये प्रॉपर्टी एज इट इज याद रखनी है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मैं एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि ये टेस्ट होनी भी नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी ही टेस्ट होनी है, लिहाजा हम प्रॉपर्टी ही फिलहाल याद करेंगे। ठीक है, वो फिर फुल फ्लेज बैच में इसका जिक्र करेंगे। यहाँ पे मैं इसका जिक्र सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत लंबी है, इतना हमारे पास वक्त नहीं है। एम जी एम एंड एच एम आर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अ, हमने जब भी एम कैलकुलेट करना है या जीएम कैलकुलेट करना है या एचएम कैलकुलेट करना है, तो वो तमाम ऑब्जर्वेशंस की बेस पे कैलकुलेट होगा। किसी वैल्यू को मैं मिस नहीं कर सकता, सारी वैल्यूज को एज इट इज ही लिखूंगा। तो दीज आर बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। चौथा, पांचवा और छठा, ये तीन तीन एक बार पढ़ने हैं। समझ एक एग्जाम्पल के बाद आएंगे। पहली क्या चीज लिखी है, एम इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, GM is least affected by extreme values,
एंड एच एम इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अब इन सब जुमलों से मुराद क्या है? अब इन सब जुमलों से मुराद क्या है ये समझ लो। व्हाट इज, इसमें कॉमन क्या लफ्ज है? एक्सट्रीम वैल्यूज। इसमें कॉमन वर्ड क्या है? एक्सट्रीम वैल्यूज। इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे नीचे। क्वेश्चन नंबर 18। 12, 19, 16, 15, 18 और 108। इसमें एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? 108। इसमें एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? 108। और यहाँ पे ना रिक्वायरमेंट गलत लिखी गई है, इस रिक्वायरमेंट को भी ठीक कर लो। इधर लिख लो एम जी एम एन एच एम। अच्छा, इन तीनों का मुझे एम भी निकाल, इन तीनों का, इस सवाल का एम जी एम और एच एम तीनों कैलकुलेट करके दो जरा। कितना आ रहा है? सारे। मुझे इसका एम भी कैलकुलेट करके दें, मुझे इसका जीएम भी कैलकुलेट करके दें, और मुझे इसका एचएम भी कैलकुलेट करके दें। एम आ रहा है 31.3। ओके। ठीक है अहमद भाई। ओके। जीएम भी कैलकुलेट कर दो भाई। 21.76। ओके। और एचएम? ट्वेंटी 18.80। नहीं, नूर भाई गलत। ये काम नहीं करना है एचएम के अंदर। आपने एचएम कैलकुलेट करने के लिए टोटल वैल्यूज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। 6 डिवाइडेड बाय, पहला क्या था? 1/12, प्लस 1/19, प्लस 1/16 एंड ओवर ऑल्सो ऑन, इसका लेके जाना है, फिर कैलकुलेट करना है। आप वाला तरीका गलत है नूर भाई, माजरत। अच्छा जी।
तो हमने कहा जी आ गया। अब देखो जरा, इसकी जो रेंज थी, अगर 108 निकाल दो, 108 थे ना एक्सट्रीम वैल्यू, अगर मैं 108 को इग्नोर कर दूं, हसन भाई इतनी जल्दी आपकी बस हो गई? वेरी बैड। सुस्ती की इंतहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में अब क्या देखो कि क्या रेंज ऑफ वैल्यूज थी आपकी, अगर मैं 108 को निकाल दूं, तो आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज थी 12 से लेकर 19 तक। आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज ये थी। ये ऐसा समझ लो जैसे शाहिद अफरीदी का बैटिंग स्कोर कार्ड है। ठीक है, 12, 19, 16, 15, 18, सीधा ही 108। ठीक है, तो अब बहुत ही 108 एक्सट्रीम था, अगर एक्सट्रीम वैल्यू निकाल दूं तो मेरी रेंज ऑफ वैल्यूज थी 12 से 19 के दरमियान। लेकिन एम इस, जब मैंने 108 वाली वैल्यू डाली, तो एम बहुत दूर चला गया। एम इस रेंज से बहुत दूर गया, 31.33 पे पहुंच गया। तो हम क्या कहेंगे, एम इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जीएम, जीएम भी इस रेंज से बाहर गया है, 12 से 19 के दरमियान तो नहीं है, जे रेंज से तो बाहर गया लेकिन थोड़ा दूर गया है, 21.76 तक गया है। तो इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, इफेक्ट तो हुआ है लेकिन कम इफेक्ट हुआ है, लीस्ट अफेक्टेड है। और एचएम, एचएम तो भैया अभी भी रेंज के अंदर है, औकात के अंदर है, अभी तक औकात से बाहर निकला ही नहीं। तो एचएम इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये वो तीन प्रॉपर्टीज थी जिनकी मैं बात कर रहा था। तो एम इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, GM is least affected by extreme values, and HM is not affected by extreme values. ओके होगी बात? कोई मसला? ठीक हो गया। अगर डाटा में कोई जीरो आ जाए, तो हम जीएम और एचएम कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। जीएम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब जीरो से कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो सबको जीरो कर देती है, तो लिहाजा जीएम नहीं फाइंड हो पाएगा अगर डाटा में जीरो आ गया तो। और एचएम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो इन्फिनिटी की वैल्यू भी कभी नहीं आती। बेटा, आप इस लेक्चर को दोबारा सुन, यही था। कौन सी वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? उसमें सिर्फ यही था बेटा कि अगर एक्स, हर एक में से जो भी डाटा मेरे पास मौजूद हो, कोई भी डाटा आप उठा लो अपनी मर्जी का, बेशक कोई डाटा उठाओ, उसका मीन कैलकुलेट करो, और जो मीन का आंसर आए, अपने हर वेरिएबल में से वो माइनस कर दो मीन, और बाद में उसका एक टोटल करो, तो वो हमेशा जीरो के इक्वल आएगा। बस वो यही प्रॉपर्टी थी कि x माइनस एक्स मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, यानी कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। एंड इफ देयर इज एनी नेगेटिव इंटीजर वी कैन नॉट फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। अगर किसी में नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो फिर हम उसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके होगी बात? इन प्रॉपर्टीज में कोई मसला? बात ठीक है, आज के लिए काफी है। बाकी इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज। क्योंकि माइनस का
ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेटर पे निकाल के देख लो। कोई एक वैल्यू नेगेटिव रखो और उसका अंडर रूट लेने की कोशिश करो, अंडर रूट नहीं लिया जाएगा। होमवर्क वही दिए थे 3 सवाल। ठीक है। पता नहीं, देखो कल एंड होता है कि नहीं होता। देख लेंगे। कल का कल देखेंगे। वो मैं देखूंगा एंड पे, अगर देने होंगे तो। परसों टेस्ट है। हाँ, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।